So hello my dear students, let us start from the MCQ of the write off of losses जो हम कल पढ़ चुके हैं कि राइट ऑफ ऑफ लॉसेस क्या होता है। कि आपने देखा कि पहले गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि ये एक लॉस हो चुका है जो कि इरिकवरेबल है और उस लॉस को फिर उस अकाउंट से उस खाते से जिससे वह चीज आई थी उसे हम वहां से रिमूव कर देते हैं। दिस इज व्हाट दैट इज अ राइट ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो अब एमसीक्यू में अगर हम आते हैं तो देखिए पहला एमसीक्यू वो ये कहता है कि राइट ऑफ लॉस मींस क्या होगा। तो डेफिनेटली परमानेंटली क्लोजिंग द लॉस एंड रिमूविंग इट फ्रॉम अकाउंट्स, जो मैंने आपको समझाया। MCQ2 हु स्पेसिफाइज द फाइनेंशियल लिमिट फॉर राइट ऑफ लॉसेस, कौन स्पेसिफाई करता है। तो हमने क्या याद किया था कि राइट ऑफ लॉसेस की लिमिट्स को स्पेसिफाई करने वाला ओनली फाइनेंस मिनिस्ट्री है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड वाइल राइटिंग ऑफ अ लॉस, कौन नॉट अलाउड है राइटिंग ऑफ अ लॉस के लिए। तो हम बताएंगे कि नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, लॉस डज नॉट डिस्क्लोज एनी रूल, देन नो सीरियस नेग्लिजेंस इंक्लूड इन्वॉल्व या क्वार्टरली रिपोर्ट टू आईएफडी। अब आपको पता है क्वार्टरली रिपोर्ट टू आईएफडी मस्ट बी सबमिटेड कि क्यों राइट ऑफ किया गया। ठीक है, नो सीरियस नेग्लिजेंस इन्वॉल्व। ठीक है, तो अगर सीरियस नेग्लिजेंस नहीं होता तो राइट ऑफ कर देते हैं, ये भी हमें पता है। लॉस डज नॉट डिस्क्लोज एनी रूल डिफेक्ट, अगर उसमें रूल डिफेक्ट नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंप्यूटर जो था वो शॉर्ट सर्किट के कारण डैमेज हुआ, ना कि किसी रूल या प्रोक्योरमेंट रूल की प्रॉब्लम के कारण डैमेज हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था, हमने क्या पढ़ा था कि लॉस डज नॉट डिस्क्लोज एनी रूल डिफेक्ट, इट मीन्स नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। हम तो ये पढ़ के आए कि राइट ऑफ में इन्वेस्टिगेशन तो होती है, इन्वेस्टिगेशन के बिना उस खाते को क्लोज नहीं किया जाता। तो इसीलिए ये आपका नॉट अलाउड हो गया कि दैट नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड बिकॉज ए थोरो इन्वेस्टिगेशन इज कंपल्सरी। देन अ लॉस कैन बी रिटर्न ऑफ बाय अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी ओनली व्हेन देन मीन्स कह रहा है कि द लॉस कैन बी रिटर्न ऑफ बाय ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट अथॉरिटी कब करती है, तो बताता है कि इसका आंसर द लॉस शोज ए डिफेक्ट इन रूल्स, द लॉस शोज सीरियस नेग्लिजेंस। तो हमने क्या पढ़ा, नन ऑफ दिस, दैट मीन्स बिकॉज रूल डिफेक्ट्स एंड सीरियस नेग्लिजेंस कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ बाय सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। तो क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जब नो सीरियस नेग्लिजेंस होता है तब तो वो रिटर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन अगर सीरियस नेग्लिजेंस निकलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टोर कीपर ने खुद ढंग से देखा नहीं और इतना सारा माल टर्माइट खा गया, ठीक है, खराब हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसकी नेग्लिजेंस थी, तो नेग्लिजेंस के कारण स्टोर कीपर के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि अब वो उसे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी राइट ऑफ नहीं करेगी, वह किसके पास जाएगा, या वो हायर अथॉरिटी के पास जाएगा या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, जैसा कि मैं आपको ऊपर पढ़ा आई हूँ। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब भी मैं आपको समझाती हूँ यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। फिर विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड बिफोर राइटिंग ऑफ ए लॉस। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये अब छोटा छोटा करके जब मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें क्या होगा कि आपको पहले बेसिक सारा पता लग जाएगा, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के और इसके इसके देखेंगे कि कॉम्पिटेटिव फॉर्म में हमें किस तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और उसके लिए पहले आपको बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है, इसीलिए उसे तोड़ तोड़ के जब आप समझते हैं कि वो क्या है, वो तो आपका जैसे ही क्लियर होगा माइंड में, वो आपको विद इन ए मिनट रिवाइज हो जाएगा। विच कंडीशन इज रिक्वायर्ड बिफोर राइटिंग ऑफ अ लॉस। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन चाहिए राइटिंग ऑफ अ लॉस के लिए, तो आपको पता है कि लेसन मस्ट बी लर्न टू प्रिवेंट रेकरेंस। ठीक है, फाइल मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, लॉस मस्ट बी इग्नोर्ड, नो रिपोर्टिंग नीड, ये तो कुछ भी नहीं है। अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जब प्रॉब्लम होती है, जो हमारा नुकसान हुआ, उस नुकसान से हमको सीख लेनी है कि भविष्य में वह नुकसान दोबारा ना हो। तो दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड before writing of a loss. Quarterly statement of write-off is submitted to इंटरनल इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन, IFD डिवीजन। ठीक है, उसको क्वार्टर ली जाती है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं पहले भी। इफ ए लॉस अकर ड्यू टू डिफेक्टिव रूल्स, द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शुड सेंड टू हायर अथॉरिटी और फाइनेंस मिनिस्ट्री।
तो उसे हायर अथॉरिटी या फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजना चाहिए। आपको पता ही है अगर उसका डिफेक्टिव रूल क्रिएट होता है। इफ सीरियस नेग्लिजेंस बाय एन एम्प्लॉय काज्ड द लॉस, तो क्या होता है, इट मस्ट बी रेफर्ड फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। क्यों? क्योंकि सीरियस नेग्लिजेंस इन्वॉल्व हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फिट्स एज एन एग्जांपल ऑफ राइट ऑफ? तो आई विल टेल यू कि डैमेज टू अ लैपटॉप बियॉन्ड रिपेयर। आपको पता है कि बियॉन्ड रिपेयर होने के बावजूद भी अगर डैमेज हो गया लैपटॉप बट नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोक्योरमेंट, ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति में राइट ऑफ का बेस्ट फिट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि राइटिंग ऑफ अ लॉसेस मस्ट फॉलो। आपको पता है कि राइटिंग ऑफ द लॉसेस को क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए? जीएफआर, हमने एनेक्सर सेकंड के जनरल कंडीशन भी पढ़े थे और फाइनेंस मिनिस्ट्री की लिमिट्स भी पढ़ी हैं। क्योंकि इसमें जनरल कंडीशन का इसमें नहीं बताया जा रहा तो हमने इसलिए ये बता दिया बोथ ए एंड बी मस्ट बी फॉलोड। चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में रीडेलीगेट राइट ऑफ पावर्स। कहता है देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कैन डेलीगेट या दे सकता है राइट ऑफ पावर्स। राइट ऑफ की पावर भी डेलीगेट की जाती हैं। तो किसके लिए? फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू। जैसे कि रेवेन्यू में क्या क्या आता है? टैक्सेस आ गए, फीस आ गई, फाइन्स आ गई, टू इट्स ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय दैट डिपार्टमेंट। यानी कि जो भी प्रोसीजर है जो डिपार्टमेंट ले करता है उसके अकॉर्डिंगली ही ऑफिसर को ये अधिकार मिलता है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपनी डेलीगेट करता है पावर। कहता है इफ ए टैक्स ऑफिसर इज अनेबल टू रिकवर 2000 ऑफ असेस्ड टैक्स आफ्टर ऑल अटेम्प्ट्स, अगर वो नहीं कर पाता तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में रीडेलीगेट पावर टू डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, टैक्स ऑफिसर ने नहीं कर पाया वो काम, उसे डिप्टी कमिश्नर को रीडेलीगेट कर दी पावर टू राइट ऑफ सच स्मॉल लॉसेस की। ठीक है, अब आप इसे राइट ऑफ कर दीजिए कि ये वाला पैसा रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास ये अधिकार क्षेत्र होता है कि वो राइट ऑफ की पावर्स यानी कि समाप्ति की पावर्स को डेलीगेट कर देता है। ठीक है, और वो किस सब्जेक्ट में? लॉस ऑफ रेवेन्यू के सब्जेक्ट में। तो अदर मिनिस्ट्रीज में रीडेलीगेट अप टू 5000 पर केस। इसमें देखो ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो हम ऊपर पढ़ गए हैं इसको छोड़ के, may delegate right of loss of revenue up to 5000 per case to their हेड ऑफ डिपार्टमेंट। यानी कि वो एचओडी को, अब हम डेलीगेट डिपार्टमेंट रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अदर मिनिस्ट्रीज की एक्सेप्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। वो कितने रुपए के डेलीगेशन कर सकता है? वो डेलीगेट कर सकता है लॉस ऑफ रेवेन्यू का 5000 पर केस को। अगर एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फेल हो जाती है टू रिकवर 4500 रुपए फ्रॉम ए ट्रेनिंग फी, तो क्या होता है? एचओडी कैन राइट इट ऑफ बिकॉज इट इज अंडर 5000। ठीक है, तो एचओडी को हमने बोला अभी अभी कि 5000 तक का वो लिमिट दे सकता है डेलीगेट करने की, राइट ऑफ करने की। बट इफ द लॉस इज 7000, अब अगर वो लॉस 4500 की जगह ट्रेनिंग फी में 7000 का है, नौ नौ क्या होगा? एचओडी की पावर से आउट हो गया, 5000 से ऊपर चला गया 7000। इसका मतलब अब आवश्यकता है नीड्स हायर अथॉरिटी अप्रूवल। तो डीएफपीआर के अनुसार हायर अथॉरिटी अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। फिर राइट ऑफ इरिकवरेबल स्टोर्स पब्लिक मनी लिमिट 10%। तो अब इसमें आप क्या पढ़ोगे कि इफ स्टोर्स या मटेरियल्स और पब्लिक मनी इज लॉस्ट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, अगर पब्लिक मनी लॉस्ट हो जाती है और रिकवर नहीं होती तो क्या होगा? तो एचओडी में भी डेलीगेटेड पावर टू राइट इट ऑफ। ठीक है, एचओडी के पास डेलीगेट होती है पावर इसको राइट ऑफ करने की, बट दिस डेलीगेशन कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ओरिजिनल डिपार्टमेंट्स पावर। लेकिन ये जो एचओडी को डेलीगेट हुई है पावर, ठीक है, अब आपने ध्यान से समझना है कि पब्लिक मनी लॉस्ट हो गया, रिकवर नहीं किया जा सकता, एचओडी को इसकी पावर है, लेकिन कितनी? वो इट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द ओरिजिनल डिपार्टमेंट की पावर। इफ द मिनिस्ट्री हैज द पावर टू राइट ऑफ स्टोर्स, ठीक है, अप टू 2 लाख तक की स्टोर की पावर उसने मिनिस्ट्री के पास है, लेकिन मिनिस्ट्री ने डेलीगेट की पावर एचओडी को। तो वो कह रहा है कि इसकी जो लिमिट हम बनाई है सरकार ने, वो लिमिट केवल 10% की है। ये 2 लाख में से 10% यानी इसका 20,000 बना टू एचओडी को वो डेलीगेट कर सकता है। सो एचओडी कैन राइट ऑफ लॉसेस अप टू 20,000 पर केस। तो पर केस में वो 20,000 तक राइट ऑफ कर सकता है एचओडी उसके लॉसेस को।
ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि राइट ऑफ के इरिकवर स्टोर या पब्लिक मनी का राइट ऑफ का जो लिमिट है जो एचओडी को दिया जाता है वो ओनली 10% है। राइट ऑफ और डेफिशिएंसी और डेप्रिसिएशन इन स्टोर, अब फिर से 10% है। ये कह रहा है कि डेफिशिएंसी या डेप्रिसिएशन होता है अगर स्टोर में, ऊपर क्या था इरिकवरेबल, यहाँ क्या है डेप्रिसिएशन। इफ स्टॉक्स बिकम ओल्ड, अब आपको पता है ओल्ड और डैमेज ही डेप्रिशिएट होते हैं, ओल्ड हो गए, डैमेज हो गए और लूजेज वैल्यू, अब वैल्यू कम हो गई उसकी पहले से, तो एचओडी कैन बी डेलीगेटेड राइट ऑफ पावर, बट ओनली अगेन इट इज अप टू 10% ऑफ द डिपार्टमेंट्स ओन राइट ऑफ पावर। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर डिपार्टमेंट की डेपिड, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो बेटे, कि ऊपर हमने ये पढ़ा था कि इरिकवरेबल स्टोर की पब्लिक मनी की जो क्षमता है वो एक डिपार्टमेंट की 2 लाख रुपए है, तो 10% उसका 20,000 बनता है। लेकिन अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर वो डिपार्टमेंट की डेप्रीशिएशन के अंडर 1 लाख रुपए की डेप्रीशिएशन के अंदर राइट ऑफ करने की क्षमता है, तो एचओडी कैन गेट ओनली 10%, यानी 10% अथॉरिटी। ठीक है, हाउ टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ स्टोर्स, तो वैल्यू ऑफ स्टोर्स को कैसे डिसाइड करते हैं, टू कैलकुलेट राइट ऑफ वैल्यू। तो इसमें कहता है कि सिचुएशन क्या है कि प्राइस्ड अकाउंट्स मेंटेन्ड, ठीक है, सिचुएशन है प्राइस्ड अकाउंट्स मेंटेन बुक वैल्यू, ठीक है, यानी कि जिसका आपके पास अकाउंट जो है वो ऑलरेडी प्राइस्ड है। नो प्राइस अकाउंट्स, उसको रिप्लेसमेंट वैल्यू में डाला जाता है। तो दो प्रकार का है, कहता है कंप्यूटर एज ए बुक वैल्यू ऑफ 20,000 25,000 उसकी, यानी कि आपको पता है कि वो अकाउंट्स मेंटेन है प्राइस्ड, तो वो बुक वैल्यू बन गई। ए शेयर हैज नो बुक वैल्यू, चेक मार्केट प्राइस फॉर रिप्लेसमेंट, तो आपने उसकी पहले से बुक वैल्यू नहीं थी इसलिए मार्केट प्राइस रिप्लेसमेंट के देखा तो देख लिया हमने वो 3,000। तो जब वो कहता है कि डिसाइड कैसे करते हैं वैल्यू ऑफ स्टोर्स में टू कैलकुलेट राइट ऑफ वैल्यू, के लिए हम ये कहेंगे एक होता है प्राइस अकाउंट मेंटेन्ड, एक होता है नो प्राइस अकाउंट। ठीक है, तो प्राइस अकाउंट में वो प्राइस अकाउंट वाले को बुक वैल्यू के रूप में लिया जाता है और नो प्राइस अकाउंट वाले को रिप्लेसमेंट वैल्यू में लिया जाता है, जो कि मार्केट प्राइस के अनुसार चेंज होती रहती है। वैल्यू इन ईच केस टोटल वैल्यू रिटर्न ऑफ इन वन ओकेजन। इसमें देखो कि द लिमिट इज फॉर द एंटायर लॉट ऑन वन ओकेजन, कि ना सारे लॉट का एक ओकेजन के रूप में उसकी लिमिट को लेना, नॉट फॉर ईच आइटम सेपरेटली, अलग अलग ना लेकर उसे एक ही लॉट के रूप में ले लेते हैं। जैसे 5 आइटम्स वर्थ ₹1,000 ईच, टोटल कितनी हो गई 5,000 की, और बीइंग रिटर्न ऑफ इकट्ठा, तो ईच केस इज इक्वल टू 5,000, नॉट 5 इंटू 1,000 सेपरेटली। तो ईच केस में ईच ईच केस में जो 5 आइटम हमने ली थी उसको हमने इकट्ठा एक आइटम में, एक केस में डाल दिया आइटम्स को, तो ईच केस हमारा 5,000 का बन गया और हमने उसको सेपरेटली ना लेकर एक केस के रूप में राइट ऑफ कर दिया। तो टोटल वैल्यू रिटर्न ऑफ इन वन ओकेजन, यानी कि हम पूरे लॉट को एक केस में डाल देते हैं कि इतने इतनी चीज़ों के अलग अलग ना करके, उसको बाइफरकेट ना करके, उसको एक ही चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक लॉट बना के राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लॉसेस फ्रॉम वन इंसिडेंट मस्ट बी रिटर्न ऑफ टुगेदर, यानी लॉसेस फ्रॉम वन इंसिडेंट, देखो अब इसका मतलब है लॉसेस फ्रॉम द सेम इंसिडेंट, जैसे फायर होगा, थेफ्ट होगी, फ्लड होगी, मस्ट बी रिटर्न ऑफ इन वन कंबाइंड केस, एक कंबाइंड केस में रिटर्न ऑफ हो जाता है, नॉट स्प्लिट इनटू मैनी स्मॉल केसेस, स्मॉल केसेस में उसे स्प्लिट नहीं किया जाता। इट कैन नॉट स्प्लिट एंड शो लेस अमाउंट टू अवॉइड हायर अथॉरिटी अप्रूवल, ये स्प्लिट नहीं कर सकता या शो नहीं कर सकता थोड़ा अमाउंट, टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए, हायर अथॉरिटी अप्रूवल को। ठीक है, लॉसेस फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज कैन बी कंबाइंड एंड रिटर्न ऑफ टुगेदर, यानी कि डिफरेंट कॉजेज से जो लॉसेस होते हैं उसको हम कंबाइन करते हैं, है ना, और उसको राइट ऑफ कर देते हैं एक साथ। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कब अलाउड, नॉट अलाउड है और कब अलाउड है। देखो, इफ फायर डिस्ट्रॉयड स्टोर आइटम्स वर्थ 50,000, 50,000 की आइटम्स की फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया स्टोर की आइटम्स को। एचओडी की लिमिट थी 20,000, जैसे आप पढ़ चुके ऊपर ऊपर हमने क्या पढ़ा, इरिकवरेबल लॉस का 20,000 अब बढ़ के आए ऊपर। तो डिपार्टमेंट कैन नॉट स्प्लिट लॉसेस 20,000 टुडे, 20,000 टुमारो, 10,000 लेटर, दिस इज प्रोहिबिटेड। तो हम क्या करेंगे कि आइटम्स डैमेज्ड बाय 3 डिफरेंट कॉजेज, देखो रेन से खराब हुआ, पेस्ट से खराब हुआ या एक्सपायर्ड स्टॉक था, इन तीनों को हमने प्लस किया इकट्ठा, नाउ कैन बी रिटर्न ऑफ इन वन कंबाइंड प्रपोजल।
एक कंबाइंड प्रपोजल में हमने क्या किया, फायर, थेफ्ट और फ्लड का एक सेम इंसिडेंट बना के और उसको राइट ऑफ कर दिया। तो हमने क्या कह रहे हैं कि लॉसेस फ्रॉम वन इंसिडेंट मस्ट बी रिटन ऑफ टुगेदर, कि एक इकट्ठा हम इंसिडेंट को अलग अलग ना करके इकट्ठा हम उसको राइट ऑफ कंबाइन करके कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कैन रीडेलीगेट राइट ऑफ पावर्स फॉर रेवेन्यू लॉस। दैट मीन्स, तो जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा कि टैक्स ऑफिसर गेट्स पावर टू राइट ऑफ ₹2000 टैक्स लॉस। अदर मिनिस्ट्रीज कैन रीडेलीगेट अप टू 5000 रेवेन्यू लॉस। दैट मीन्स एजुकेशन मिनिस्ट्री एचओडी राइट्स ऑफ 4500 लॉस। अगर 5000 से ऊपर जाती वैल्यू, जैसे 7000 गई थी, तो उसकी अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। फॉर इरिकवरेबल स्टोर ऑफ पब्लिक मनी, एचओडी डेलीगेशन लिमिट हमने क्या पढ़ी, 10%। जो हमने पढ़ा डिपार्टमेंट की अपनी 2 लाख है तो एचओडी की बन गई 20,000। फॉर स्टोर डेप्रिसिएशन डेफिशिएंसी, एचओडी की लिमिट 10,000 है, 10% है, तो 10% ऑफ डिपार्टमेंट पावर, यानी अगर उसकी 1 लाख है तो उसकी 10,000 है। वैल्यू हमने पढ़ा, बुक वैल्यू जो कि प्राइस्ड होती है और रिप्लेसमेंट वैल्यू अनप्राइस्ड होती है। कंप्यूटर थी बुक वैल्यू और चेयर थी मार्केट प्राइस। ईच केस, that is total value in one occasion, 5 items of 1000 rupees हमने इकट्ठा एक केस में डाला, 5000 को राइट ऑफ कर दिया। वन इंसिडेंट का लॉसेस मस्ट बी रिटन ऑफ टुगेदर, इकट्ठा हमने फायर लॉस के जितने भी लॉस हुए थे, जिस चीज़ों से फायर लॉस का 50,000 कैन नॉट बी स्प्लिट, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इकट्ठा 50,000 हमने लिख के उसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ा। अब हम इसके ऊपर एक जल्दी से क्विक एमसीक्यू समझेंगे कि एज पर द रूल्स द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में रीडेलीगेट पावर टू राइट ऑफ रेवेन्यू लॉसेस टू हुम। किसको वो रीडेलीगेट करता है? तो हमारा आंसर है ऑफिशियल्स एज पर द डिपार्टमेंट प्रोसीजर्स, बी। ठीक है, जो डिपार्टमेंट प्रोसीजर के अनुसार हम ऑफिशियल्स को देते हैं। देन अगला, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स अदर देन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में रीडेलीगेट राइट ऑफ कितने रुपए की पावर थी? 5000 की पढ़ के आए हैं, लगा दीजिए आंसर। फॉर इरिकवरेबल लॉस ऑफ स्टोर, अगर इरिकवरेबल लॉस है स्टोर का, तो एचओडी कैन गेट डेलीगेटेड पावर अप टू व्हाट लिमिट? हमने क्या पढ़ा था, क्या लिमिट थी उसकी? 10% ऑफ द डिपार्टमेंट पावर। फिर अगला हमने पढ़ा डेफिशिएंसी या डेप्रिसिएशन आती तो कितनी परसेंट लिमिट है? अगेन इट इज 10%। वेयर प्राइस्ड अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, वैल्यू ऑफ स्टोर इज कैलकुलेटेड एज बुक वैल्यू। अगर प्राइस्ड है तो बुक वैल्यू, ठीक है, और अगर प्राइस अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो वैल्यू ऑफ स्टोर्स विल बी 6 में क्या लिखेंगे? रिप्लेसमेंट वैल्यू। इन राइट ऑफ केसेस द टर्म ईच केस रेफर्स टू, then what will be the answer? total value of stores written off on one occasion। each केस में हम one occasion के रूप में लिखते हैं। if items from one single incident, that is like fire, flood, है ना, are lost, how should the write off be written? तो हम किस तरीके से लिखते हैं? हमने क्या पढ़ा है? हम लिखेंगे सी की तरह, ऑल रिटर्न ऑफ एट वन टाइम ओनली। स्प्लिटिंग ऑफ, उसके बाद स्प्लिटिंग लॉसेज ऑफ वन इंसिडेंट इनटू मल्टीपल राइट ऑफ डेट्स इज ऑलवेज नॉट अलाउड। ठीक है, और उसके बाद मल्टीपल में हम नहीं लिखते हैं। लॉसेज फ्रॉम डिफरेंट कॉजेज, फायर, थेफ्ट, फ्लड कैन बी रिटर्न ऑफ, दैट इज ओनली टुगेदर एट वन टाइम पे हम करते हैं। अब आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे कल राइट ऑफ पावर्स, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की क्या पावर्स हैं। तब तक आप इसको याद कीजिए अच्छी तरह, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन तक पहुंच सके जिन तक नहीं पहुंचा। ओके, थैंक यू।